डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मकथा श्रृंखला के भाग 16 में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उस महत्वपूर्ण दौर को जानेंगे जहां डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद और अधिक गहरे हो गए। क्या दलित समाज को केवल सहानुभूति पर्याप्त थी या उन्हें समान अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान की आवश्यकता थी? इस वीडियो में बाबा साहेब के उन ऐतिहासिक विचारों को जानिए जिनमें उन्होंने संगठन, शिक्षा, स्वाभिमान और अधिकारों को समाज की वास्तविक मुक्ति का मार्ग बताया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 16 गोलमेज सम्मेलन 2, लंदन, ता 29 अक्टूबर 1931। प्रोफेसर हेरल्ड लास्की जैसे चंद ब्रिटिश गांधी भक्तों को गांधी की जनतंत्र को शोभा न देने वाली हरकतें देखकर झटके लग रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन की यदि दुर्दशा होती है तो उसका क्या परिणाम होगा? ये सवाल अब चहुओं ओर से किया जा रहा है। मुझसे भी यह सवाल कईयों ने किया। मेरी राय में इस सवाल पर गांधी को ही विचार करना चाहिए। कानून भंग का आंदोलन मैं फिर से शुरू करूंगा, ऐसा गांधी ने कहा है। ऐसा जनता से सुनने में आया है। किंतु इस बार ऐसा कुछ करने के पूर्व दो चीजें गांधी को संज्ञान में लेनी जरूरी है। पहली, यानी मौजूदा सरकार कंजर्वेटिव दल की है और गांधी ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो उस पर बुनियादी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए वह सजग और सक्षम है। ऐसा कुछ किए जाने पर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों की इस दफा की नीति का भी विचार गांधी को करना पड़ेगा। पिछली बार कांग्रेस के कानून भंग आदि किसी भी आंदोलन का अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विरोध नहीं किया गया। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद हमारे न्यायोचित और जरूरी अधिकारों का समर्थन करेगी और हमारी मांगों को उठाएगी, ऐसी अल्पसंख्यक समुदायों को आशा थी। किंतु इस दफा कांग्रेस ने उनकी इस आशा को झूठ साबित कर दिया। कईयों के साथ सरासर अन्याय, जाति विशिष्ट स्वार्थ और विसंगत नीति कांग्रेस द्वारा अपनाने का अनुभव आने के चलते इस दफा कानून भंग के राष्ट्रव्यापी खेल का तमाशा तटस्थ रहकर न देखते हुए कांग्रेस का विरोध करने के बारे में भी वे अब आगा पीछा नहीं सोचेंगे। चूंकि अल्पसंख्यक समुदायों ने अब कांग्रेस की ओर देखने के नजरिए को बदल दिया है। पिछले पखवाड़े से अकेले बंबई इलाके से ही नहीं तो पंजाब, बंगाल, मद्रास आदि तमाम इलाकों से मुझे कांग्रेस व गांधी विरोध के कई टेलीग्राम आ रहे हैं। गांधी सच में बड़े भ्रम में उलझ गए हैं। अछूतों के भीतर की दीनता, लाचारी मात्र इसी को दृष्टिगत रखकर उन पर दया करने और उन्हें उपकृत करके उनका उद्धार करने की अवसरवादी कल्पना गांधी के भीतर स्थायी हुई है। बहरहाल अछूतों में जागृत हुए मानवोचित स्वाभिमान आदि भावों का गांधी को एहसास नहीं है। अतः उन्हें अछूतों के विरोध का आकलन होना संभव नहीं है। मैं इतना अछूतधारक हूँ, बावजूद इसके मेरा विरोध क्यों किया जाता है, इस पहेली को बुझाना गांधी को इस जन्म में संभव नहीं है। और इसके चलते गांधी समर्थक व अछूत समाज अब एक दूसरे से पृथक और एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे। ये स्पष्ट और स्वाभाविक है। व्यक्तिगत रूप से गांधी और मेरे बीच के मतभेद पूर्व के जैसे ही आज भी तीव्र बने हुए हैं। मैं गांधी के साथ आदर पूर्वक सम्मान से व्यवहार नहीं कर पाया, ऐसी गांधी के मित्रों की मुझसे शिकायत है। मेरा उन्हें जवाब है कि मैं गांधी भक्त अगर गांधी अनुयायी नहीं हूँ। अतः मुझसे वे श्रद्धायुक्त भक्ति की उम्मीद करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। किंतु गांधी से मेरा व्यवहार शिष्टाचार सापेक्ष ही रहता है। उनके जैसे प्रतिद्वंदी से जैसा व्यवहार करना जरूरी है उसी तरह मैं व्यवहार करता आया हूँ। गांधी की ओर देखने की अन्यों की, खास करके उनके भक्तजनों की दृष्टि भक्तियुक्त रही है। अतः मेरा आवश्यक और स्पष्ट विरोध भी उन्हें गैर जरूरी लगता है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने गांधी को बेहद ही साफ शब्दों में अछूत समाज की भावनाओं की कल्पना करा कर दी है। फिर भी उनका भ्रम और दुराग्रह अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। मैं ही अछूतों का सच्चा प्रतिनिधि हूँ, अतः अछूतों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है। इस व्यर्थ जुमले को गांधी अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम और सिख समुदायों को जो चीज देने के लिए आप तैयार हैं, वह अछूतों को ना मिले, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? इन जैसे सवालों की झड़ी यहाँ भी उन पर की जा सकती है। और यदि ऐसा कोई सवाल करता है तब गांधी चीजे जैसे दिखाई देते हैं। चूंकि इस सवाल का सीधा और युक्तियुक्त उत्तर देना उन्हें ही नहीं किसी के भी बस की बात नहीं है। म्यूरियल नामक एक फ्रेंच महिला मुझसे मिली। उनका संस्कृत भाषा का बड़ा अध्ययन है।
गांधी की कीर्ति सुनकर उनके बारे में इस महिला के मन में बड़ा आदर है। वह मुझसे बोली, आज सुबह ही मैंने गांधी से मुलाकात की और अछूतों को लेकर गांधी ने जो विसंगति नीति अपनाई है उसके बारे में मैंने उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा कि अछूतों को यदि पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह अछूत ही रह जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें पृथक प्रतिनिधित्व या विशेष सहूलियतें देने के खिलाफ हूँ। इस जवाब पर महिला ने गांधी से कहा, यदि ऐसा होता तो खुद अछूतों के डॉक्टर अंबेडकर आदि प्रतिनिधि ही इस चीज को नहीं अपनाते। इस पर गांधी क्या उत्तर देते? महिला बोली, मेरी इस बात पर गांधी जरा चिड़े जैसे दिखे और वहां से मैं चली जाऊं, इस तरह की अप्रत्यक्ष सूचना ही उन्होंने मुझे कर दी। परसों गांधी का इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इस संस्था में भाषण हुआ। उसमें भी उन्होंने अछूतों को लेकर अपनाई नीति की पुरजोर वकालत करने का प्रयास किया। इसी संस्था में मेरा भी 10 नवंबर को भाषण होना है। उस समय गांधी की इस सोच की व्यर्थता मैं सप्रमाण सिद्ध कर दिखाने वाला हूँ। अछूतों की मांगों का प्राणांतिक विरोध करने का संकल्प गांधी द्वारा किया गया है, इसका मुझे पता चला है। किंतु इस दुराग्रही संकल्प से मुझे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। कल ही मुझे एक सज्जन ने भोजन का न्योता दिया है। ये सज्जन मेरे और गांधी दोनों के भी मित्र हैं। गांधी द्वारा आज तक अछूतों का कल्याण ही किया गया है, ऐसा मेरी ओर से उन्हें कबूल करा लेना है। वास्तविक गांधी को इस मामले में जो श्रेय देना चाहिए वह मैंने कभी भी नहीं दिया। भूख्या की दृष्टि से अछूतों की दयनीय स्थिति और दुर्दशा देखकर उनका कोमल अंतकरण उन्हें एहसास हुआ है, तब से जल रहा है और अस्पृश्यता नष्ट हो इसलिए वे प्रयास कर रहे हैं। ये चीज मैंने कभी भी खारिज नहीं की है। किंतु अछूतों के विषय में दया अथवा करुणा रखने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ ही हो अथवा उससे अस्पृश्यता का सही निदान हुआ है और अस्पृश्यता निवारण का उसका कार्यक्रम अथवा ब्यौरा सही व अचूक माना ही जाना चाहिए। ये बात गांधी के बारे में मानकर चलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हमारे स्नेह के सापेक्ष ये सवाल जब उठाया जाए तो उन्हें ये बात जतला देने के लिए मैं अवश्य प्रयास करूंगा। गांधी के साथ मेरे जो मतभेद अथवा विरोध हैं वे निरर्थक हैं, ऐसा मैं भी यकीन करा लेने के लिए उन्हें पूर्ण अवसर दूंगा। गांधी के अविवेकी विरोध के चलते एक चीज मात्र घटित हुई कि अल्पसंख्यक समुदायों को अलग थलग करके उनकी जिस तरह से आवाज दबाने की भेदनीति गांधी ने अपनाई थी उसका नतीजा उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ। इसके विपरीत अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट हुए और इस तरह से गांधी की चाणक्य नीति उन्हीं के लिए भारी पड़ी। मैं अछूत समुदाय को इस समय पर आश्वासन देना चाहता हूं कि स्वराज यानी राजनीतिक सत्ता का पर्याप्त हिस्सा अछूतों को धर्मादाय अथवा मेहरबानी के चलते नहीं बल्कि सार्वजनिक और अधिकार पूर्वक प्राप्ति का प्रावधान मूर्त रूप में आने तक गांधी के हाथों में भी स्वराज की विरासत पने नहीं दूंगा। यह आप लोग यकीनन समझ ले। मेरे विरोध में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अखबारों ने जो गाली गलौज और गलतफहमी फैलाने का अभियान चलाया है, इससे जुड़े कई प्रातिनिधिक उदाहरण मुझ तक आए हैं। उनमें से कतिपय को मैंने पढ़ा है। खुद को गांधी के पक्षपाती और अहिंसा के समर्थक कहला लेने वाले इन लोगों का सत्य प्रेम और सत्यनिष्ठ नेकी की है, ऐसा झूठा विश्वास मैंने कभी भी नहीं पाला था और इसके चलते उनका यह विपर्य और सत्य असत्य की छानबीन किए बिना लिखे को पक्का मुझे आश्चर्य नहीं हुआ अथवा मेरी निराशा भी नहीं हुई। इसमें संतोषजनक तथा गौरव की चीज ये कि हिंदुस्तान की अछूत जनता भी कांग्रेस के विरोध से भयभीत होकर खामोश नहीं बैठी। इसके पूर्व कभी नहीं हुई इतनी स्वाभिमान जागृति गांधी के इस अन्याय विरोध के चलते हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में रहने वाली अछूत और पद दलित जनता में उत्पन्न हुई। अकेले महाराष्ट्र से ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से मेरी मांगों का समर्थन करने वाले कई संदेश मुझ तक पहुंचे हैं। गांधी और अंबेडकर इन दो व्यक्तियों के रूपों में अछूत जनता के समक्ष प्रकट हुए दो अलग अलग लक्ष्य व नीतियों में से क्या आवश्यक है, ये साधारण जनता भी अचूक रूप से समझ गई है। इनमें से कुछ एक अछूतों को कठपुतली बनाकर उनके द्वारा मेरी मांगों का विरोध करने वाले 4-5 टेलीग्राम्स मेरी ओर भेजे गए हैं, किंतु उनमें भी उन्हें गुमराह किया गया है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। मेरी ओर हिंदुस्तान के कई अखबारों के उद्धरण भेजे गए हैं, उनमें ज्ञान प्रकाश के भी उद्धरण हैं। गोलमेज सम्मेलन के बारे में अछूत समुदाय की पुणे में जो सभाएं हुई, उनका ब्यौरा उसमें दिया गया है। उन सभाओं को लक्ष्य करते हुए ज्ञान प्रकाश में एक संपादकीय भी प्रकाशित हुआ है। ज्ञान प्रकाश कांग्रेस अथवा हिंदुओं के अन्य अखबारों जैसा ही मेरे विरोध में एक तरफा लिखने वाला अखबार नहीं है। मुझे भरोसा महसूस होता है, इस कारण उसका मैंने यहाँ इरादतन उल्लेख किया है।
इस अखबार के संपादकीय लेख को पढ़कर गांधी और मुझ में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका आकलन ज्ञान प्रकाश जैसे अखबार को भी न हो पाया, इसकी मुझे हैरानी हुए बिना नहीं रही। गांधी अछूतों को संयुक्त मतदान पद्धति और आरक्षित सीटों का दान देने के लिए राजी या उत्सुक हैं, किंतु मैं ही इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। शायद इस तरह की राय मेरे चंद ईमानदार आलोचकों की भी हुई है। ऐसा ज्ञान प्रकाश में छपी सभाओं की रिपोर्ट और संपादकीय को पकड़ मेरे संज्ञान में आया, पर यह राय ही बुनियादी रूप से गलत है। आज जो कुछ 2-4 अछूत नेता मेरे विरोधी होंगे, उन्हें भी अपने विरोध को काबू में करना होगा। गांधी चाहे जैसा सोचे, किंतु अछूतों का हित अहित किसमें है, यह मुझ जैसे अछूत को उनके जैसे सवर्ण से भली भांति समझता है। यही अछूतों की ओर से उनके जैसे दुराग्रही को मेरा जवाब है, और यह जवाब देते समय तमाम स्वाभिमानी अछूत जनता की भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। गांधी गोलमेज सम्मेलन में आए नहीं होते तो उसमें उनकी 1.25 लाख की बंद मुट्ठी खुलती नहीं, ऐसा उनके पक्षपाती अब खुलेआम बोलने लगे हैं। परसों तो गांधी ने एक बड़ा भयंकर घोटाला कर रखा था। हर प्रतिनिधि उनकी इस भयंकर गलती के चलते उन पर दिल ही दिल में क्रोध है। रमसे मैकडोनाल्ड को परसों कतिपय हिंदुस्तानी प्रतिनिधियों द्वारा एक सार्वजनिक पत्र भेजा गया। इसकी वार्ता अखबारों द्वारा वहां के लोगों को भी शायद पता चली ही होगी। उसमें ऐसा लिखा था कि ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को केवल एक प्रांतिक स्वराज के ही अधिकार देने वाली है, ऐसा हमारे सुनने में आया है। लेकिन केंद्रीय सरकार की लगाम हाथों में लेने के अधिकार यदि नहीं दिए जाएंगे तो प्रांतीय स्वराज के अधिकारों पर संतुष्ट होने के लिए हिंद जनता बिल्कुल तैयार नहीं है। इस आशय का वह पत्र है और उस पर गांधी के हस्ताक्षर पहले नंबर पर है। किंतु ये पत्र लिखने की नौबत हुई एस श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्राव आदि प्रतिनिधियों पर क्यों आई, और गांधी को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों कहा गया। फिलहाल इसका असल इतिहास हिंदुस्तान के लोगों की समझ में नहीं आएगा। जब वे इसे समझ जाएंगे तब गांधी को सर्वज्ञ समझने वाले और स्वयं को राजनेता समझने वाले उनके शिष्यगणों को भी बड़ा झटका लगे बिना नहीं रहेगा। इस पत्र के संबंध में सच्चाई यह है कि सोमवार 2 नवंबर के दिन गांधी और मैकडोनाल्ड के बीच भेंट वार्ता हुई। इस अवसर पर तुर्त प्रांतिक स्वायत्ता दिए जाने से काम चल जाएगा या नहीं, ऐसा सवाल मैकडोनाल्ड द्वारा गांधी से किया गया। तुर्त प्रांतिक स्वराज के अधिकार प्राप्त होते हैं तो भी पर्याप्त है, ऐसी अपनी उदारवादी समझौतावादी स्वभाव की छवि को बनाए रखने की जद्दोजहद में गांधी कबूल कर गए। गांधी ने इतनी भयंकर गलती कर दी है, इसकी 2 दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी, किंतु गुरुवार को इसका भंडाफो हुआ। इससे हिंदू प्रतिनिधि तो बेहद ही भयचकित रह गए। शुक्रवार के दिन गांधी को आड़े हाथों लिया तब गांधी ने कबूल किया कि मैंने इस तरह का आश्वासन प्रधानमंत्री को दिया है, इसे कबूल किया। किंतु उसका अर्थ ऐसा था और ऐसा नहीं था आदि शब्दों के अर्थ जंजाल का सहारा लेकर गांधी हमेशा की तरह अपनी गलती का समर्थन करने लगे। उनका ऐसा बर्ताव उनके अंध भक्तों को भी हजम होने जैसा नहीं था, पर बेचारे करें तो भी क्या, वे भीतर ही भीतर महसूस कर रह गए और तुरंत उपरोल्लिखित खत लिखकर उस पर शुरुआत में गांधी के हस्ताक्षर लिए। इस हस्ताक्षर को देखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कुछ समझना है उसे समझ लेंगे ही और वक्त आने पर उसके बारे में कह भी देंगे। किंतु खत पर गांधी के हस्ताक्षर कराकर उन्हें बांध लेने से वे हमें प्रांतिक स्वराज मिलेगा तो भी कबूल है, इस तरह की स्वीकृति ब्रिटिश राजनयिकों को नहीं देंगे, ऐसा भरोसा हिंदू प्रतिनिधियों को हो रहा है। विशिष्ट शाब्दिक दर्शन का शाब्दिक जाल बुनने से परे की राजनीति का गांधी को ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान को अध्ययन से संपादित करने की सामर्थ्य व ग्रहण शक्ति उनके भीतर अब बची नहीं है, और इसके चलते अनावश्यक अवसरों पर मूसल को तक प्रवेश करने देना और आवश्यक स्थानों पर सुई का प्रवेश तक वर्जित हो, इसलिए जान की बाजी तक लगा देने के संकल्प का प्रदर्शन करना, जहां जरूरत नहीं है वहां मोम से भी मुलायम बन जाना और ऐसा कोई कारण न होने पर भी गैर जरूरी प्रसंगों पर पत्थर जैसी कठिनता या चमड़े जैसी जीवटता को व्यक्त करना। गांधी का ऐसा स्वभाव इस गोलमेज सम्मेलन में इतना स्पष्ट उजागर हुआ कि गांधी यहाँ आने के चक्कर में न पड़ते तो अच्छा हुआ होता, ऐसा कहने की नौबत उनके विवेकशील मित्रों पर अब आई है। अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा आपस में जो समझौता कर लिया है, इसके विरोध में गांधी ने एक जोरदार भाषण दिया। विशेषतः अछूत समुदाय हिंदू समाज का ही एक अंग है और इसलिए वह अल्पसंख्यक व पृथक श्रेणी में नहीं आ सकता। अपने इसी पुराने मुद्दे को सामने लाकर उन्होंने अछूतों की मांगों का जमकर विरोध किया।
अतः मुझे भी अब गांधी के इसी घी से पीटे मुद्दों का करारा जवाब देना ही पड़ेगा, और इसके चलते हिंदुस्तान के हिंदू अखबार को काफी गुस्सा आएगा, ये साफ है। किंतु मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? इसकी तमाम जिम्मेदारी गांधी पर है, और इस सच्चाई को देर से क्यों न हो किंतु सवर्ण हिंदू जनता समझे बिना नहीं रहेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। गोलमेज सम्मेलन में मैंने जिस भूमिका को रखा था वह मेरे विवेक के सापेक्ष थी। मेरी इस भूमिका का गांधी ने विरोध किया था, फिर भी मैं अपनी भूमिका पर अडिग रहा। एक ओर गांधी ने अछूत और हिंदू भाई भाई हैं उनमें दिल जमाए की जाए ऐसा रुख अपनाया, तो दूसरी ओर मुस्लिमों के साथ गुप्तवार्ता करके मुस्लिमों से उन्होंने कहा कि आपकी 14 मांगे मैं कांग्रेस की ओर से मंजूर करा लूंगा, किंतु आप अल्पसंख्यक और अछूतों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग न करें, ऐसी भूमिका ले। इससे जुड़े पर्याप्त सबूत मेरे पास है। यदि कोई गांधी भक्त इन सबूतों को देखना चाहता है तो वह मेरे दफ्तर आए। मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी सर सुल्तान मोहम्मद शाह और आगा खान से भेंट करने के लिए होटल गए, जहां आगा खान रुके हुए थे। जाते समय वे बाजार से कुरान की एक कॉपी खरीद कर ले गए। आगा खान से बातचीत के दौरान वे उन्हें अपनी बातों में लपेटने की कोशिश करने लगे, किंतु आगा खान गांधी से बोले, अछूत समुदाय बेहद दुर्बल है, उसे तमाम तरह के सहयोग और अधिकारों की दरकार है। मुस्लिम समुदाय से बढ़कर उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इससे मैं भली भांति परिचित हूँ और मेरा इसी तरह का उनके पक्ष में आचरण रहेगा। गांधी निराश होकर लौटे। गोलमेज सम्मेलन की तमाम गतिविधियों के दौरान मैंने एक अनुभव किया कि अकेला कोई नेता कुछ नहीं कर सकता, उसे समाज का समर्थन चाहिए, और वह समाज स्वयं प्रेरणा, साहस और कोशिशों के बल पर प्रगति पथ पर कर्मरत हो। मुझे महात्मा की उपाधि देकर आप मेरी छवि गांधी जैसी ना गढ़े। गांधी जो बोलते हैं वह सर्वमान्य, वे जो कुछ करते हैं वह भी सर्वमान्य, ऐसी अंधभक्ति गांधी के अनुयायियों में निर्माण हुई है, वह महात्मा उपाधि के चलते। ऐसी नौबत आप पर ना आए, अतः आप मेरे अंधभक्त ना बने। आप नेताओं पर निर्भर ना रहें, आप स्वयं प्रज्ञ बनो। आप सभी का सहयोग और समर्थन मिला, इसीलिए मुझे अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा मिली। मेरा आंदोलन और कार्य केवल महार समुदाय तक ही सीमित है। ऐसी जिन्होंने गलतफहमी पाली है उसे वे दूर करें और वे मेरे साथ सहयोग भावना से कार्य करें। जो अखबार स्वयं को राष्ट्रीय मानते हैं वे मेरे लिए राष्ट्र विरोधी आदि गाली गलौज करते हैं। वे अखबार सच्चा राष्ट्र कार्य क्या होता है इसे समझने के काबिल नहीं है। इन अखबारों के प्रचार का शिकार न बनते हुए मुझे अछूतों ने पर्याप्त समर्थन दिया, और इसलिए मुझे लंदन में थोड़ा बहुत कार्य करना संभव हुआ। आप अपने संगठन बनाएं, अनुशासन और साहस के मार्ग से यात्रा करते हुए अपनी समेकित तरक्की करा ले। आज हिंदुस्तान में देशद्रोही, देश विघातक, हिंदू धर्म विघातक, हिंदुओं में फूट डालने वाला ऐसा यदि किसी को कहा जा रहा है तो वह मुझे ही। लेकिन ये तूफान शांत हो जाने के बाद गोलमेज सम्मेलन के कार्य की जो आज मेरे आलोचक हैं वे यदि ध्यानपूर्वक समीक्षा करेंगे तो उन्हें एक बात कबूल करनी ही होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। मौजूदा दूषित माहौल परिवर्तित हो जाने के बाद भी वे इसे कबूल नहीं करते हैं तो मेरी दृष्टि में उनका कोई मोल नहीं है। मेरे कार्य पर दलित समुदाय का विश्वास है, ये चीज मैं सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ। जिस समुदाय में मेरा जन्म हुआ है और जिस समुदाय में मेरी मृत्यु होगी उसी समुदाय के उत्थान के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। आलोचकों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं देश के लिए कार्य नहीं करता हूं, ऐसा मुझ पर उनका लगाया आरोप है। आज से 100 साल पहले से सुधारक, दुर्धारक, गर्म और नर्म दल के लोगों का राष्ट्र के नाम पर अपने जाति के लोगों का पेट भरने का कार्य चल रहा है। उन लोगों ने मेरे समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, फिर वे मुझसे राष्ट्र कार्य की उम्मीद क्यों रखते हैं? मुझे मेरे समाज की सेवा करनी आवश्यक है। महाड, नासिक और अन्य ठिकानों से मेरे द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलनों से मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू लोगों के दिलगारा मिट्टी और ईंटों से बनी दीवारों की तरह निर्जीव हैं। उन्हें इंसान को इंसान कहने की, अन्यों की बराबर के अधिकार देने की परवाह नहीं है। पत्थर की दीवार पर सिर पटकने से खुद का ही कपाल फटकर लहू लुहान होना तय होता है, किंतु दीवार की कठोरता कुछ खत्म होने वाली नहीं है। अतः इस मामले में मेरा पूरी तरह से मत परिवर्तन हुआ है कि आज तक हमें हिंदू देवताओं के दर्शन नहीं हुए हैं, इसलिए हम मरे नहीं, या आज तक हिंदुओं के मंदिरों में जाने वाले गधे, श्वान या बिल्लियां आदि पशु नस्लें इंसान नहीं बन पाई हैं।
यदि सवर्ण हमें स्पर्श करते नहीं हैं, तब हम भी उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इस हिंदू धर्म में हमारा जितना कल्याण किया है, उतना किसी संक्रामक रोग ने भी नहीं किया। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप इस हिंदू धर्म से चिपक कर रहें। इस हिंदू धर्म में हम विगत 2000 वर्षों से जी रहे हैं। जिस हिंदू धर्म को हमने आगे बढ़ाया, जिसकी सुरक्षा करने के लिए हमारी तमाम जिंदगियां बर्बाद हुई, उस हिंदू धर्म में हमारा कोई मोल नहीं है। हमने जो आंदोलन चलाया है वह केवल मंदिर खोले जाए इसलिए नहीं, या काई से भरे तालाब का पानी पीने के लिए नहीं। हमें ब्राह्मणों के घर में प्रवेश की अपेक्षा नहीं है। हमें सहभोजन भी नहीं चाहिए। हमें ब्राह्मणों की कन्याओं से ब्याह करने की भी अपेक्षा नहीं है। क्या हमारे समाज में लड़कियां नहीं हैं कि हम ब्राह्मणों की लड़कियों की अपेक्षा करें? क्या हमारी महिलाएं संतानों को जन्म दे नहीं सकती, या उनकी होने वाली संतान की इंद्रिय नहीं होते? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारा मौजूदा आंदोलन केवल राजनीतिक सत्ता के लिए है। सच कहूं तो आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। मैं जहां कहीं भी जाऊं तो भी मैं अपने बलबूते पर जी सकता हूं, किंतु मैं आपके बीच में क्यों हूं, इसका कारण आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, यही है। और दूसरा कि मैंने जो कार्य हाथ में लिया है उसे मुझे अंजाम तक पहुंचाना है। मैं आपको इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस हिंदू धर्म के चक्कर में आप ना पड़े।